हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिनेशन क्लासेस में। हमने अभी तक डिस्कस किया था कि शिक्षण कौशल के बारे में, क्योंकि मुझे 2 सब्जेक्ट लेने हैं, आपको पता है, जिसमें हम लोग ने पहला पार्ट देख लिया था शिक्षण कौशल का, और आज हमारा क्या है, शिक्षण कौशल का दूसरा पार्ट है। अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अभी हमने प्रस्तावना कौशल पढ़ लिया है, प्रश्न सहज कौशल पढ़ लिया है, खोजपूर्ण कौशल पढ़ लिया है और प्रदर्शन कौशल पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है, व्याख्या कौशल, प्रबंधन कौशल और श्यामपट्ट कौशल। क्योंकि इसको जल्दी से ख़त्म करके अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम कौशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आज ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कल से आपकी ये शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, ऐसे हम लाइन से ही चलेंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा कि पहले रैंडम नहीं पढ़ेंगे, हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जब सीक्वेंस में रहती हैं कोई चीज़ें तो वो ज़्यादा इजीली आपकी ख़त्म होती हैं और कंप्लीट होती हैं, इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बताया आपको कि प्रस्तावना कौशल, प्रश्न सहज कौशल। हमने पढ़ा क्या था इसके अंदर, प्रस्तावना कौशल में हमने पढ़ा था कि जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो क्या करता है, एक समरी टाइप का बना के एक ओवरव्यू देता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो पूरी कहानी का सार समझ सकें। ठीक है, एक जिस्ट वो समझ सकें कि हाँ, इस जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसका असली उद्देश्य क्या है, इसके अंदर का मैटर क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है आपका प्रश्न सहज कौशल, इसमें क्वेश्चन पूछता है टीचर बच्चों से। खोजपूर्ण प्रश्न वाले में क्या हो जाता है, खोजपूर्ण वाले में टीचर आपका नॉलेज टेस्ट करता है कि आप जो पूरे पार्ट को टीचर ने आपको पढ़ाया है उसका एक आपसे क्या पूछता है, एक नॉलेज पूछता है कि आपने क्या पढ़ा है और कितना आपको समझ में आया, वो उसकी गहराइयों को जानने की कोशिश करता है कि आप कितना गहरे हैं। प्रदर्शन कौशल में हमने पढ़ा था कि एक तरीके का क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को शो करके दिखाया जाता है, आपको प्रदर्शन करके दिखाया जाता है बच्चे को कि हाँ ये चीज़ क्या है, उसे बताना है तो कैसे बताएंगे, उसे वो चीज़ का पिक्चर दिखा देंगे, चार्ट दिखा देंगे, डायग्राम, कैसे भी करके उसे हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, उसके ब्रेन में एक इमेज उस चीज़ की क्रिएट कर देते हैं और जिससे वो क्या होता है, समझ पाता है इजली। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें इसके आगे का देखना है व्याख्या कौशल। ये आ गया हमारा व्याख्या कौशल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रिटेशन या फिर एक्सप्लेनेशन स्किल। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे कुछ कमेंट आए थे कि सर टोटल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये जो टर्म्स हैं इंग्लिश टर्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, और इसके नोट्स के लिए भी बिल्कुल परेशान ना हो। अगर ये किसी वजह से आप नोट नहीं कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी नोट मत कीजिए, अभी पहले पूरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम है अभी। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करिए, लेकिन कोशिश कीजिए पूरी अच्छे से कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, आप देख रहे हैं, समझिए, बाकी आपको इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो व्याख्या कौशल, इसका मतलब होता है कि इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन स्किल कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो हायर स्टडीज़ होती हैं या लोअर स्टडीज़ होती हैं, सब में इसको क्या किया जाता है, आपको किसी भी चीज़ को इंटरप्रिटेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि हाँ ये चीज़ ये है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, व्याख्या कौशल पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी पूरी क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को पूरा समझिए। यही होती है एक्सप्लेनेशन स्किल, हिंदी में कहते हैं व्याख्या कौशल। इसमें कोई भी चीज़, गद्य हो गया आपका, क्या हो गया, प्रोज हो गया, या इसको पैसेज कर लें, या ये पद्य हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, जैसे पोयम होती है उसी टाइप, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। गद्यांश पद्यांश आपने सब पढ़ रखा है। प्रोज आपका गद्य होता है और पद्य जो होता है वो आपका पोयम होती है, या हिंदी में इसको कविता कह लीजिए। इसका भाव प्रकट करने, अर्थ बताने या अपने विचार और सिद्धांतों को शाब्दिक रूप में पहुंचाना ही व्याख्या कौशल है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये पेन है, ये हमारा क्या है, पेन है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आपको हर एक चीज़ बता देंगे कि हाँ ये पेन कैसे चलता है,
क्या इसकी खासियत है, क्या इसका कलर है, क्या इसका प्राइस है और क्या इसकी मार्केट में वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी और आपको पूरी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई। यही होता है। ऐसे टीचर कोई आपको कुछ भी दे देता है, ऐसे आप एग्ज़ाम देने गए, कुछ लाइंस दे दिया पोएम की, ठीक है, अब इसको क्या पूछते हैं एग्ज़ाम में कि आप इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप जब उसको पढ़े रहते हैं तो उसकी व्याख्या कर देते हैं। यही चीज़ होती है, टीचर आपको क्लास में यही चीज़ बताता है कि जब आपकी बुक में कोई प्रोज होता है या इस टाइप के कोई पैसेज दे दिए, अब इसको वो एक्सप्लेन करेगा, वो उसको पढ़ करके आपको बताएगा, उसके अंदर की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देगा। कुछ हो सकता है कि उसमें ऐसे टर्म हो जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आ रहे हो, डिफ़िकल्ट टर्म होते हैं, बड़े हार्ड वर्ड होते हैं, बच्चों को बताए जाते हैं, वो उसी में से निकाल करके उनको एक्सप्लेन करता है। तब आप क्या करते हैं, इस पैसेज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, पोएम का दे दिया, पोएम के भी ऐसे पैसेज होते हैं, उन पैसेज को आप क्या करते हैं, टीचर समझाता है और आप उसको फिर समझ पाते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पैसेज को, किसी भी प्रोज के उसको पढ़ने के लिए आपका एक्सप्लेनेशन मेथड या एक्सप्लेनेशन स्किल का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थॉमस एम रिस्क, ये इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, इनकी एक पुस्तक थी, इसको ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसको आप नोट कर लें या इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आपको PDF तो मिल ही जाएगी, वहाँ पे होगा। ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने लिखा है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। व्याख्यान क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, हम ये जो एक पॉइंट दिया हुआ है, एक टॉपिक का अंदर की हेडिंग है, या हम आपको क्यों बता रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। हमारी टीम बाकी सब्जेक्ट में कोई चीज़ पॉइंट होता है उसे क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो यही तो है, हम कहना क्या चाहते हैं, यही तो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो यही कहा है कि सभी तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि सुनने वाला समझे। अब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझें और ये जो मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जा कर के फीड हो जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मेथड इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लियरिफिकेशन चाहता है। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम जरूर अच्छे से याद कर लें और राइटर का नाम भी याद कर लें। थॉमस एम रिस्क ने अपनी पुस्तक में कहा है, इस पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। आई होप कि आपको ये व्याख्यान कौशल या इंटरप्रिटेशन स्किल या एक्सप्लेनेशन स्किल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है समझने के लिए, इसमें बस है कि शिक्षक चाहता है, टीचर चाहता है कि वो जो भी उसके सामने पैसेज है, प्रोज है, जो भी मटेरियल है वो आपको एक्सप्लेन करे और आप तक अपनी बात को पहुंचाए, और वो जो समझा रहा है, वो जो एक्सप्लेन कर रहा है, वो जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो जाए। बस इसका एक सीधा सा मतलब है। इसमें ध्यान रखने की बातें क्या हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, सामने वाले बच्चे को, सामने वाले स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बताते चल रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ाते चल रहे हैं और उसको समझ में कुछ भी ना आ रहा हो। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या चीज़ हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि व्याख्यान की भाषा सरल हो, कैसी हो, इजी हो। जो आपका लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए। हम जो आपको समझा रहे हैं वो बहुत कठिन शब्दों में नहीं होना चाहिए, हमारी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात ही ना समझा पाएँ तो हमारा टीचर होना, हमारा शिक्षक होना व्यर्थ है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। पाठ की गति सतत हो, मतलब जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं, जो भी हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड
कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, कंटिन्यू स्पीड होनी चाहिए, ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए उसमें। हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम पढ़ा रहे हैं इस तरह, एक ये स्पीड हो गई, एक हम इस तरह से शुरू हो गए, तो हमारा ये नहीं होना चाहिए। हमारी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले स्टूडेंट को, सामने वाले विद्यार्थी को समझ में आती रहे। ऐसा ना हो कि हम कभी जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर दें, कभी स्लो स्लो पढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, ये जो स्पीड का फ्लैक्चुएशन है, जो लैंग्वेज का फ्लैक्चुएशन है, क्या हो जाएगा, ये उसका ध्यान भटकाएगा और उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ है, क्या चीज़, वॉइस क्या होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होना जरूरी है। इट्स नेसेसरी कि आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर हो, लाउड हो, ऐसी हो कि आप यहाँ बोल रहे हैं और सामने पीछे तक की पूरे जितने भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है उस तक आवाज़, लास्ट स्टूडेंट तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी आवाज़ है वो स्पष्ट हो, उपयुक्त मुहावरों, शब्दों एवं उदाहरणों का प्रयोग हो। अगर टीचर पढ़ाते समय इन चीज़ों का व्याख्यान करते समय आपका मुहावरे, शब्द और उदाहरणों का प्रयोग करता है तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आया। जैसे मैंने बताया कि जो बोर्ड पे चलने वाली पेन होती है वो बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी चलती है, ईजिली चलती है, लेकिन अब आप सामने वाले को नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता है कि बोर्ड वाली पेन कैसी होती है, तो मैंने ये दिखाया कि हाँ ये देखिए ये बोर्ड पर चलने वाली पेन है और ये देखिए ये बड़ा ईजिली चलती है बोर्ड पर, आप इसको तरह तरह के कलर बदल करके भी चला सकते हैं और ईजिली मिटा भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ सर जो पेन के बारे में बता रहे हैं वो पेन ऐसी होती है। अब बच्चा इस पेन के बारे में कभी भी नहीं भूलेगा, इवन कभी भी आप उससे पूछेंगे तो आपको बता लेगा कि हाँ सर ये पेन वैसी है जैसी आपने बताई थी। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखिए पढ़ाना कोई इजी टास्क नहीं है कि आपने उठाया बुक, पेन, पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा बच्चों के ब्रेन का एनालिसिस करना होता है कि हमारा बच्चा, सामने वाला किस तरीके से हमारी बात को समझ रहा है। अगर वो हमारी बात को समझ रहा है इट मीन्स कि हम सही पढ़ा रहे हैं, और हमारी बात को नहीं समझ रहा है तो हम ये बिल्कुल भी ना समझें कि बच्चा मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इंटेलिजेंट नहीं है। मे बी कि आपके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे का ही फॉल्ट है, उसे नहीं समझ में आ रहा है तो बेवकूफ़ है, गधा है, ऐसा नहीं होता है। टीचर के पढ़ाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे को कितनी बात समझ में आई है। अब यही पेन के बारे में मैंने जब बोला तो किसी को नहीं पता हो सकता है कि हाँ ये कैसी पेन होती है, लेकिन जैसे ही मैं बच्चे को दिखा दूंगा कि हाँ बेटा ये पेन इस टाइप की होती है, वो तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग इज़ नॉट अ इजी टास्क। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रबलन कौशल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अगर एक शब्द में पूछा जाए तो जो हमने पढ़ाया है उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए, ठीक है, एक फीडबैक होना चाहिए, ठीक। पुनर्बलन हम कब देते हैं, जब हमें कुछ रिस्पांस मिलता है। पुनर्बलन जो रीइंफोर्समेंट है ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि किस टाइप का फीडबैक या रीइंफोर्समेंट हमें देना है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि इसे प्रतिपुष्टि या सुदृढ़ीकरण कौशल भी कहते हैं। इसे सीखने की प्रक्रिया में, इससे सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है, गति आती है हमारी, ठीक है। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का क्या मतलब हो गया, प्रतिपुष्टि का मतलब हो गया आपका फीडबैक, ठीक है। ये क्या हो गया, फीडबैक हो गया। प्रतिपुष्टि का क्या मतलब होता है, फीडबैक। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग, इसका मतलब होता है स्ट्रेटन करना, जैसे स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ाना, ठीक है। कौशल भी कहते हैं इसे सीखने की प्रक्रिया में। इसमें सीखने की प्रक्रिया में कैसे, जैसे हमने पूछा कि बेटा ये चीज़ क्या है, बच्चे ने कहा कि
ये सर पेन है। तो जब हम पेन, उसने जैसे हमें रिस्पॉन्स दिया वैसे ही हमने उससे कहा कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अब वो क्या करेगा, वो खुश होगा। ये जो पॉजिटिव फीडबैक हमने दिया इससे वो क्या होगा, खुश होगा, उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा कि अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, और अगर मैंने सही जवाब दिया तो सर पूरी क्लास के सामने मुझे इस तरीके से क्या कहेंगे, शाबाश बेटा। तो ये क्या होगा, इससे वो सीखने की जो गति होगी उसमें बढ़ोतरी आएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लर्निंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ने लगेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी लर्निंग की। अब इसमें भी ये फीडबैक जो होते हैं, रीइंफोर्समेंट जो होता है वो कई टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, वह घटना जो किसी उद्दीपक स्टिमुली, ठीक है, को वैसी ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। अनुक्रिया करने का मतलब कि रिस्पॉन्स करने का। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन जब दिया जाता है तो फिर से वही, जब सेम वैसी ही घटना या वैसी ही कोई परिस्थिति होती है तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम अच्छा बच्चे को रिस्पॉन्स देंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की संभावना बढ़ जाती है और क्लास में उसका इंटरेस्ट भी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये क्या होती है, कि सीखने की प्रक्रिया में गति लाती है। ये जो कौशल है, ये जो स्किल है, ये क्या करता है, ये सीखने की प्रक्रिया में गति लाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज कर देता है ये। ठीक है, तो इसमें पहला सकारात्मक में क्या हो गया कि वह घटना जो किसी उद्दीपन को वैसे ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि वैसे ही स्टिमुली होने पर, वैसे ही कंडीशन होने पर जो होता है, अनुक्रिया की संभावना आपकी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की या रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर एक दूसरा हो गया इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। यदि घटना के समाप्त होने पर अनुक्रिया के नहीं होने की संभावना बढ़ती है तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। मतलब अगर यहाँ रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो गया, नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये नकारात्मक हुआ, ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, अनुक्रिया नहीं होने की संभावना बढ़ती है तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अगर अनुक्रिया हुई नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो इसमें क्या संभावना बढ़ जाती है कि ये क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद शाब्दिक सकारात्मक। इसमें क्या हो जाएगा, शाब्दिक सकारात्मक को हम कह सकते हैं वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसे कहते हैं वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये कैसा होता है, ये क्या होता है, बालक के सही एवं संतोषजनक उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा उसी समय प्रोत्साहित एवं उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे बहुत अच्छा, शाबाश आदि। अब इसमें हमें देख करके ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है, मतलब मुंह से बोल करके वो उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जवाब तुमने दिया। तो ये क्या हो गया, वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब उसका अगर रिस्पॉन्स कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री है। कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसी समय प्रोत्साहन करता है वो उसको, उसके बाद उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है, जैसे शब्द ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा, शाबाश। हम लोगों ने बहुत बार इसको, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ऐसा बोलते थे, एज इट इज़। हम बच्चों को इसी तरह बोलते हैं कि जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चा देता है तो हम उससे तुरंत बोलते हैं हाँ शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आंसर है तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
सांकेतिक सकारात्मक प्रबलन। ठीक है, सांकेतिक मतलब क्या देता है, कोई हिंट टाइप का देता है या सिग्नल देता है, आप समझिए सिग्नल के फॉर्म में। ये क्या करता है, सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। करता कैसे, छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करता है। जैसे बोलेगा नहीं तो क्या करेगा, सिर हिलाएगा, मुस्कुरा देगा, बालक की पीठ थपथपा देगा। ठीक है, जैसे बोला नहीं, पहले तो बोल दिया कि हाँ भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुंह से बोला, लेकिन उसके बाद जैसे ये वाला आपका पॉइंट आ गया सांकेतिक सकारात्मक पुनर्बलन में या प्रबलन में, तो उसमें वो क्या करेगा, वो इशारा करेगा, इशारे से ऐसे या हंस के या मुस्कुरा के, या क्या करेगा, सर हिलाकर या बालक की पीठ थपथपा करके उसको क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पांस देगा। ठीक है, तो इसका टाइप क्या है, ये है सांकेतिक सकारात्मक प्रबलन। ठीक है, अब सांकेतिक ये हो गया। अब अगला हो गया शाब्दिक नकारात्मक प्रबलन या पुनर्बलन। इसमें क्या हो जाएगा, वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या हो जाएगा, बालकों के गलत उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गलत, रुको, ऐसे नहीं, आदि। क्या कहता है, नहीं नहीं गलत है ये, रुको, ऐसे नहीं देना है आंसर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शाब्दिक नकारात्मक प्रबलन, जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें लेकिन जब टीचर अगर ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा है, इस तरीके का रीइंफोर्समेंट दे रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, टीचिंग की लाइन में हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों से बच के रहना चाहिए कि हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेस नहीं करने हैं। इसीलिए इस पर एक लाइन मैंने लिखी है कि इस प्रकार का प्रबलन नहीं देना चाहिए टीचर को कभी भी। इससे क्या होगा, बच्चे का मोरल डाउन होगा, वो डिमोटिवेट होगा, फिर वो भाई पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो आंसर गलत भी हो सकता है और आंसर सही भी हो सकता है। दोनों चीज़ें क्लास में बराबर चलती हैं। कोई बच्चा सही जवाब देता है उसी क्वेश्चन का, कोई बच्चा गलत जवाब देता है। तो आप गलत जवाब देने वाले को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, और उसे कभी भी नेगेटिव ये वाला रिइंफोर्समेंट नहीं दे सकते हैं, कभी भी वर्बल नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, बोल करके उसकी क्लास में इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं देना है, ये ध्यान कर लें, आप कॉपी पे अपने ध्यान से नोट कर लें कि कभी भी क्लास में इस टाइप का हमें रिइंफोर्समेंट नहीं देना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में एक पॉइंट और है 6 नंबर का, सांकेतिक नकारात्मक। सांकेतिक नकारात्मक आप दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि उसकी कभी भी इंसल्ट नहीं होगी क्लास में। लेकिन अगर आप बोल करके उसको देते हैं कि चुप रहो, तुम्हें नहीं आता, तुम बैठ जाओ, बिल्कुल गलत, गधे हो, इस तरह का बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्स क्लास में बच्चे के साथ नहीं करना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। बालक के गलत या असंतोषजनक कार्य पर शिक्षक सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करता है, जैसे गुस्से से देखना, आंखें दिखाना आदि। इसमें क्या होता है कि भाई जब अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है, कैसा आंसर है, अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है, असंतोषजनक या रॉन्ग है, तो क्या करेगा, अगर रॉन्ग है या अनसेटिस्फैक्ट्री है तो शिक्षक क्या करेगा, सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन देगा। ये कैसा होता है, ये भी आपका नॉन वर्बल होता है। कैसा होता है, नॉन वर्बल होता है। ठीक है, ये इशारा करेगा, ये बिल्कुल बोलेगा नहीं, ये इशारा करेगा कि हाँ नहीं, ऐसे गर्दन हिलाएगा, गुस्से में नहीं। ठीक है, बोलेगा नहीं, बस ये इस तरीके का काम करेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट कौशल आ जाता है। लास्ट हमारा क्या है, श्यामपट्ट कौशल, या इसको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप टीचिंग की लाइन में होते हैं।
ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे सारी चीज़ें आपको लिख करके दे रहा हूँ, लिख करके समझा रहा हूँ। तो मेरा टीचिंग का जो हेल्प कर रहा है इस वक्त, मेरा सपोर्ट कर रहा है कि मैं अपनी बातें कैसे कहूँ या आपको कैसे समझाऊँ, तो हमारा सबसे बड़ा हेल्पर कौन होता है? ब्लैक बोर्ड होता है। यह हमारा दोस्त होता है, हमारा फ्रेंड होता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र होता है। ये क्या होता है? मित्र होता है, दोस्त होता है। ठीक है, श्यामपट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही, प्रभावपूर्ण एवं समुन्नत बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार से स्वकौशल मतलब सेल्फ स्किल का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? सेल्फ स्किल का इस्तेमाल करता है। और किसके मदद से करता है? श्यामपट्ट के माध्यम से। ठीक है, थ्रू द ब्लैक बोर्ड टीचर जो है अपनी सेल्फ स्किल का इस्तेमाल करके आपको सारी चीजें समझाता है। ठीक है, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब कि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसको प्रभावपूर्ण मतलब इम्प्रेसिव बनाता है। वो कैसा बनाता है? इम्प्रेसिव बनाता है एवं समुन्नत बनाता है, मतलब बिल्कुल फुलफिल रहे सारी चीजें। इसको बनाने के लिए वो क्या करता है? अनेक प्रकार से अपने सेल्फ स्किल का प्रयोग करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ स्किल वो शो करता है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, करता क्या है वो? जैसे आपको कोई चीज समझाएगा तो कार्टून हो सकता है, वो चित्र हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, इन सारी चीजों के माध्यम से वो आपको क्या करता है? सिखाता है। ठीक है, अब टीचर आया ब्लैक बोर्ड पर, बच्चों को उसने कुछ भी बना करके दे दिया। जैसे मैंने ये बना करके कुछ भी मतलब XYZ कुछ भी कर देते हैं, ये लिखा है, इसका मतलब है कि आप सब लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखने से ज़्यादा समझ में आता है। हम बचपन से पहले देखते हैं फिर सीखते हैं। इसीलिए जो क्या कहते हैं ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये काम करता है अध्यापक कि वो कोई कार्टून के थ्रू सिखा सकता है, वो कोई फोटो के थ्रू सिखा सकता है, किसी ग्राफ के थ्रू सिखा सकता है, लेकिन वो सिखाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसीलिए इसमें है कि ब्लैक बोर्ड स्किल जो है वो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो ब्लैक बोर्ड स्किल का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने के लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें आपकी क्या हैं कि आपका जो भी आप बोर्ड पर लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अक्षरों का आकार, साइज ऑफ वर्ड क्या होने चाहिए? साइज ऑफ वर्ड्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। उनका आकार कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि वो विजिबल हो, ऐसा ना हो इस तरह से लिख दिया। क्या समझ में आ रहा है? ये वाला या ये वाला? जाहिर सी बात है ये वाला जो साइज ऑफ वर्ड होगा वो क्या होगा आपका? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखने का क्रम सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखने का क्रम सही होना चाहिए। जो हम बताना चाह रहे हैं वो एक ऐसे कैसा होना चाहिए? एक फॉर्मेट में होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो लिखने का क्रम सही होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, मतलब इसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडर लाइन करना है। ये इस तरह से आपको क्या करना है? जो मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है उन्हें क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, चमकदार स्याही से लिखना है। ठीक है, चमकदार मतलब आपकी कैसी होनी चाहिए? ब्राइट होनी चाहिए। जो आपकी इंक होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए?
आपकी ब्राइट इंक होनी चाहिए जिससे आपको दिखे, जैसे मैं बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हूं तो ये आपको इजीली विजिबल है, दिख रही है, आप इजीली देख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ब्राइट है, ब्राइट इंक से मैं लिख रहा हूं इसलिए आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको व्हाइट से लिखूंगा, सपोज करिए आप, ये मैंने लिख दिया, आपको कुछ दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि ये ब्राइट नहीं है। अब अगर कुछ करता हूं तो आपको दिखेगा। तो इसका ब्लैक बोर्ड स्किल में आपका आता है कि आपकी जो इंक है वो भी क्या होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, शब्दों के बीच उचित अंतराल होना चाहिए, मतलब जो एक गैप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सही तरीके का होना चाहिए, राइट इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, अंतराल का क्या मतलब होता है, इंटरवल, ठीक है, या गैप, क्या होता है, इंटरवल या गैप। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। अब इसके बाद कक्षा की समाप्ति पर श्याम पट को स्वच्छ करना चाहिए। श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड को, आपका ब्लैक बोर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जितनी ये सारी चीजें लिख दी गई हैं ये क्या होना चाहिए, पढ़ाने के बाद क्लियर कर देनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपका एक ब्लैक बोर्ड स्किल में आता है, ऐसा नहीं कि जो भी पढ़ाया वैसा लिखा छोड़कर चले गए। ठीक है, क्योंकि आपको एक बेहतर टीचर बनना है। क्या बनना है आपको, ऐसे जाकर ऐसा नॉर्मल टीचर नहीं बन जाना। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, कुछ भी कैसे भी, लेकिन आपको एक बेहतर टीचर बनना है। बेहतर टीचर बनने के लिए आपको हर एक पॉइंट पर मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीचर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं रखना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में अपने रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैं भी साफ कर देता हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे कि सर खुद नहीं साफ कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने समझा सारी पॉइंट, मुझे समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट आज हमारा ख़त्म हो गया है ये टॉपिक। ठीक है, अभी हम देखें पीछे हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। तो शिक्षण कौशल का जो पाठ्यक्रम था उसमें जो है अब हमारा ये चीज़ जो है वो आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, उसको मैं देख लूँगा। अब हमारा कल से स्टार्ट होगा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर स्किल होना चाहिए, टीचिंग स्किल का होना जरूरी है, तभी आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आपने टीचर बनने की तरफ एक कदम अपना बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है और पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो इसका मतलब है कि आपने टीचर बनने की तरफ एक कदम अपना बढ़ा दिया है, और जब आपने कोई कदम बढ़ाया है तो उसके लिए आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, कल हमारा शुरू हो जाएगा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, इसके बाद ये सारे पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, मुश्किल से 10 से 15 दिन मान के चलिए आपका ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा ख़त्म कर दूंगा मैं। इसके बाद आपका मैं शुरू करूँगा बाल मनोविज्ञान, क्योंकि वो बड़ा लेंदी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है, इसलिए उस पर टाइम थोड़ा सा हम ज़्यादा देंगे और आप लोग से भी आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेजों को देखेंगे और उसके हिसाब से जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए उसे फिर से समझा देंगे। उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। इस क्लास का PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।